वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह मैं बात करी थी कि रिकरेंट मिसकैरेजेस के हवाले से बात करनी है, और इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, मालूमात देना नहीं होता है, बल्कि जो औरतें हमें देख रही हैं उनको इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है, तो उनके लिए ये एक नई उम्मीद की किरण हो सकती है कि अगर ये चीज़ें आपके साथ बार बार हो रही हैं, मिसकैरेजेस बार बार हो रहे हैं, तो आप इलाज करवा सकती हैं और उसके बाद एक नई ज़िंदगी का आगाज़ भी आप कर सकती हैं। तो इस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर सना नज़ीर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर सना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? सो मच, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ठीक। डॉक्टर सना, रिकरेंट मिसकैरेजेस के हवाले से हमने बात करनी है, थोड़ा सा बताइए कि ये होता क्या है रिकरेंट जी, ऐसा है, अगर एक दफ़ा मिसकैरेज होता है तो सिंपल उसका ये है कि ये बहुत कॉमन है, हर 5 कपल में से एक का मिसकैरेज हो जाता है। बट द थिंग इज़, अगर बार बार मिसकैरेज हो रहा है और कंसेक्टिव 3 टाइम्स हो रहा है तो हम उसे रिकरेंट मिसकैरेज बोलते हैं। और उसमें आप एक सोशली आप देखें, जब शादी होती है उसके बाद सब लोग कह रहे होते हैं गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, वो पूरी फैमिली फील कर रही होती है। जब वो फिर बैड न्यूज़ में कन्वर्ट होती है, लॉस होता है, उसके बाद दोबारा से गुड न्यूज़, फिर लॉस, गुड न्यूज़, तो इस तरह पेशेंट तो स्पेशली कपल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और इट्स रियली वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। और ये बहुत बड़ी एक आगाही होनी चाहिए कि बहुत सारे जो रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं उनकी वजूहात में से इलाज हो सकता है। नहीं तो इसकी रीजंस क्या हैं? कॉमन रीजंस हमें क्या बताती हैं किसकी वजह से ये बार बार जो है आपका हमल ज़ाया या मिसकैरेज हो रहा है? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका जो बेबी है, अगर वो एबनॉर्मल बने, और वो क्यों बनेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है एज। अब एज में आप देखेंगे 35 से ऊपर हम फीमेल की कहते हैं, ठीक है, बट 20 से नीचे भी अगर एज है तब भी मिसकैरेज रेट ज़्यादा है। वो जो फैमिलीज में है ना कि जल्दी जल्दी शादी कर दें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं। 17-18 ईयर्स की मेरी खुद पेशेंट्स हैं जिनके मिसकैरेज हो रहे हैं, और उन बच्चों को तो समझ भी नहीं आती, टीनेज ग्रुप से गुजर के आए होते हैं, तो वो एक मिसकैरेज होता है तो दोबारा कंसीव करने के लिए कपल कोशिश करता है। और मेरे पास एक पेशेंट है, उनके 5 to 6 1 ईयर में मिसकैरेजेस हैं, और विदाउट ट्रीटमेंट उन्हें लगता है जल्द से जल्द कंसीव करेंगे, नेक्स्ट टाइम ठीक होगा। तो ये एक बहुत बड़ा है कि आपकी एज कम है तब भी और ज़्यादा है तब भी। और ये दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेल, हम सोचते ही नहीं, हमारे पास पेशेंट आते हैं मेल आराम से बैठे होते हैं कि ये तो मेरा इशू ही नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मेल का भी। और मेल के भी अगर एज 45 से ज़्यादा है तो मिसकैरेज रेट बढ़ सकता है। और भी वजूहात हैं, DNA फ्रेगमेंटेशन है, लाइफस्टाइल है मेल का, उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये बहुत दोनों साइड से जो है मिसकैरेज की रीजंस हो सकती हैं। और ये तो जस्ट वन रीज़न मैं एज बता रही हूँ, बट अदर थिंग इज़, अगर फीमेल को देखा जाए तो बच्चे में प्रॉब्लम है, या फिर अगर वो ठीक है तो बच्चेदानी का इशू है। फॉर एग्जांपल यूट्रस में जो वूम जो जिसे हम कहते हैं, अगर उसके अंदर कोई स्पेशली रसौली है, या एक सेप्टम कहते हैं, पर्दा है, या फिर इन्फेक्शन है उसकी, या फिर उसकी साख का मसला है, या वो बच्चेदानी का मुंह कहते हैं, सर्विक्स, अगर वो कमज़ोर है तब भी मिसकैरेज हो जाती है। और इनमें से बहुत सारी चीज़ें ट्रीटेबल हैं। ये तो एक सेकंड फैक्टर ले लें, लेकिन जो थर्ड जो मैं हमेशा कहती हूँ, लाइफस्टाइल, जंक फूड, वेट गेन होना हार्मोनल इम्बैलेंस लाता है। वो हार्मोनल इम्बैलेंस में PCO और थायराइड का इशू बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से भी थायराइड और PCOS की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और थायराइड का तो मेल में भी अगर इशू हो तो आपके जो है उसकी वजह से भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं। अच्छा, स्ट्रेस लेवल भी अगर खातून का बढ़ा हुआ हो, देन अगर वो बहुत ज़्यादा काम भी करे, उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकते हैं। एक्चुअली काम करना ये तो नहीं हम कहते कभी कि आप 9 मंथ अगर है तो आप लेटे रहो, नहीं, आपका ब्लड फ्लो पूरी बॉडी का बढ़ना चाहिए। बट अगर स्ट्रेस इतना हो जाए कि वो कुछ खा ना सकें, कुछ सो ना सकें, और मेंटल हेल्थ उनकी डिस्टर्ब हो जाए, तो इट कैन बी, अदरवाइज कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन हम ये कहेंगे, कुछ खवातीन होती है ना, वो कह देती हैं जी हम 9 महीने हमने रेस्ट मोड पे रहना है। जी, दोनों तरह से है, तो ऐसा नहीं है, सही है। लेकिन आपको मेन फैक्टर्स जो है वो इससे पहले हमने जो डिस्कस किए हैं, वो और भी फैक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो है कुछ ऑटोइम्यून प्रॉब्लम होते हैं। ऑटोइम्यून प्रॉब्लम को समझने के लिए ये है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, खुद ही बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ प्रोटीन्स बनाने लग जाती है, एक फौज बना लेती है जो अपने ही सेल को डैमेज करती हैं। जब वो सेल को डैमेज करती हैं तो आपकी बॉडी का जो ब्लड है वो थिक हो जाता है। जब थिक ब्लड होता है तो वो जो बेबी को ब्लड फ्लो होता है वो कट ऑफ होता है, और उसकी वजह से सडन बच्चा मिसकैरेज में जाता है। तो ये सब रीजंस हैं, और इसमें से सबसे गुड न्यूज़ है कि आपके बहुत सारे ट्रीटेबल कॉजेज हैं, और जो ट्रीटेबल नहीं हैं, 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं,
तब भी एविडेंस बताते हैं कि तब भी 60% चांसेस हैं, अगर आपको नहीं पता, हाँ. कोई वजह भी नहीं पता चली, तब भी आप उन्हें टेंडर एक लविंग केयर दें, उन्हें काउंसलिंग करें, पॉजिटिव पूरी फैमिली और डॉक्टर उनके साथ एंगेज रहें, तो 60% चांसेस है कि हेल्दी बेबी कि आपका हेल्दी बेबी हो सकता है और आप दोबारा से कंसीव कर सकते हैं और बहुत हेल्दी इंपॉर्टेंट है हर पेशेंट को जानना। अच्छा, इस ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं, उससे पहले जैसे आपने बात की कि अगर आपके रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो उसके लिए कोई टेस्ट भी हमें करवाने चाहिए? जी बिल्कुल, बेसिक टेस्ट तो आपने करवाने हैं, हार्मोनल जो टेस्ट हैं उसमें FSH है, LH है और आपका थायराइड लेवल है, ये सब तो प्रोलैक्टिन ये आपने करवानी है। इसके साथ आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है कि यूट्रस का कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। फिर अगर उस पर सस्पेक्ट आप करते हो कि कोई यूट्रस के अंदर की इनसाइड कोई प्रॉब्लम है तो आप हिस्ट्रोस्कोपी कैमरा डाल के देख सकते हैं। अच्छा, यानी अगर यूट्रस का प्रॉब्लम है तो इस तरह डील हो सकता है। अब आ गया जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक में यही है कि अवॉइड करें बिफोर 20 इयर्स एज मैरिज, 35 के बाद प्रेगनेंसी थोड़ा सा जल्दी कर लें। इसके अलावा अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उनके लिए अब जो मैं IVF करती हूँ तो हम लोगों का क्या होता है कि हम IVF करके वो जो बेबीज बनते हैं उनको देख लेते हैं, उनका सेल ले लेते हैं आउटर सरफेस से और उनको देखते हैं कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है। इसे PGT कहते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक। मतलब इतनी एडवांसमेंट आ गई है। एग्जैक्टली, और वो आ भी गई है और उसे जानना बहुत जरूरी है। तो ये मतलब इससे पता चल जाता है कि आपका बेबी हेल्दी है, कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है। बेबी ही रखते हैं ना, सही है, तो वो एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं होता, भी नहीं होता है। सही है। अच्छा, दूसरा ये भी हमें बता दें कि अगर एक दफ़ा मिसकैरेज हुआ है, 2 दफ़ा मिसकैरेज हुआ है, उसके बाद कितना टाइम पीरियड होना चाहिए कंसीव करने के लिए जो कि एक हेल्दी वे में भी हो और मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट आपने हिस्ट्री कंप्लीट आपकी हिस्ट्री ली जाए, आपका एग्जामिनेशन किया जाए, आपके सब रिस्क फैक्टर्स को देखा जाए। नंबर 1, अगर आप अंडर वेट हो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, तो आप अपना वेट पुट ऑन करके नेक्स्ट टाइम कंसीव करें। अगर आप ओवर वेट हो तो थोड़ा सा रिड्यूस करें और नॉर्मल BMI करें और फिर करें। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उन्हें पहले ट्रीट करें। और अगर आपको जैसे मैंने बोला कि खून जो है वो थिक होता है, क्लॉट की कैपेसिटी, तो आप जैसे ही प्रेग्नेंट हो फौरन ये नहीं कि आप सबसे छुपा ले कि इस बार मैं किसी को नहीं बताऊंगी तो कोई नजर लग जाएगी, ऐसा नहीं करें। आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं और कुछ आपको खून पतला करने के इंजेक्शन लगेंगे, दवाइयाँ देंगे और आप वो 70% चांसेस हैं कि आपका हेल्दी बेबी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक और मिथ हमारी सोसाइटी में मिलती है, इस तरह की प्रॉब्लम को रिलेट किया जाता है कि जिस खातून को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसके घर में नहीं जाना है, या वो उस औरत के आगे ने जिसको ठरा कहा जाता है, और आम लफ्ज़ में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि जी उसका अगर साया आपके ऊपर पड़ गया तो आपको भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। किसी के अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसके मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो ये चीज़ लेबलाइज की जाती है हमारी सोसाइटी में। बहुत ज़्यादा इसे बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। फीमेल का इसमें कोई पार्ट नहीं होता, और हमने बोला ना मेल का भी है, तो आप पहले एनालिसिस टेस्ट तो करा लें। हाँ, और अगर फीमेल का भी प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीट करें। हमारे यहाँ बड़ा इजी है, धमकी दी जाती है इस बार अगर नहीं हुआ तो सेकंड मैरिज हो जाएगी बेटे की। तो इस चीज को डिस्करेज किया जाए, ट्रीट किया जाए, अपनी बेटियों की तरह किया जाए कि अगर वो किसी के घर जाएं और ऐसे रिटर्न बैक हों तो कैसा लगेगा। तो इस चीज़ को तो डेफिनेटली होना चाहिए। अच्छा, इसका अब इलाज के ऊपर आ जाते हैं। इलाज क्या है इसका अगर रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैंने कहा है केयर, पेशेंट केयर मिलनी चाहिए। उन्हें आप साइकोलॉजिकली इमोशनली मोटिवेट करें, उन्हें बताएं। और ये मैं नहीं कह रही कि ये मैं कोई झूठा आसरा नहीं दे रही कि 60% चांसेस हैं कि जी आपका हेल्दी बेबी हो जाएगा। एविडेंस बताते हैं कि 3 to 4 के बाद भी बहुत हाई चांसेस। मेरी एक पेशेंट की 9 के बाद जो है हेल्दी प्रेगनेंसी हुई है, 8 के बाद हेल्दी प्रेगनेंसी हुई है, और यकीन करें मैंने कुछ खास किया भी नहीं है, सिर्फ उन्हें ये रीअश्योरेंस, वो पेशेंट एकदम उसकी ज़िंदगी में एक रोशनी आ जाती है कि चांसेस हैं, तो वो उसके साथ लग जाता है। फिर मैं उन्हें, अगर वो आते हैं, उनकी केयर बताती हूँ कि आपने 3 months आपने ये सप्लीमेंट, अगर आपके बेबी में एबनॉर्मलिटी है और वो ट्रीटेबल है या फिर कम हो सकती हैं, उनके टॉनिक्स दे देते हैं। अगर आपके खून जैसे थिक है तो उसके इंजेक्शंस दे देते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा। लेकिन अगर आपके यूट्रस का कोई मसला है, उसकी भी आपकी रसौली निकाली जा सकती है, पर्दे को कम किया जा सकता है अगर नेसेसरी हो। तो
ایک ہوتا ہے سروائکل سر کلاش لگاتے ہیں کہ بچے دانی کا جو منہ ہے وہ ویک ہے تو وہ ایک ٹانکا لگ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی ہیلدی پریگننسی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری ہیں جن میں علاج بھی پاسبل ہے. اور سب سے زیادہ اگر بیبی میں ایب نارمیلٹیز آ رہی ہیں تو پی جی ٹی کروا لیں. پی جی ٹی میں آپ جو آئی وی ایف کروائیں اور اس میں بیبی کو دیکھیں. جو ہیلدی بیبیز ہیں انہیں سائڈ پہ کر دیا جائے گا, جو کہ ایب نارمل بیبیز ہیں سائڈ پہ ہو جائیں گے. ہیلدی بیبی آپ رکھیں گے تو آپ کے زیادہ چانسز ہوتے جائیں گے. تو کافی ایڈوانس ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں اگر پیشنٹ کے لیے ان کی فیملی ٹرائی کریں تو. اور اگر ہارمونز کا مسئلہ ہوتا ہے خواتین کو تو سب سے پہلے لائف سٹائل. ہارمون تو لنکڈ ہے. اچھا. آپ کا پی سی او ہے, آپ کا تھائرائڈ ہے, تو اس میں آپ نے سب سے پہلے تو اپنا جنک فوڈ چھوڑنا ہے. جنک فوڈ میں آپ نے چکن کو بھی ڈسکریج کرنا ہے کیونکہ ان کا جو فیڈ ہے اس میں آپ کے ہارمون امبیلنس, میل میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کم ہو جائے گا, فیمیل میں زیادہ ہو جائے گا کیونکہ وہ ہارمون امبیلنس کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کا ویٹ پٹ آن ہوگا, اوبیسٹی ہوگی. اس کی وجہ سے میل میں تو ڈی این اے فریگمنٹیشن بہت زیادہ ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ آپ رپورٹ کروائیں گے ہسبینڈ کی تو وہ رپورٹ ٹھیک ہوگی, بٹ اس میں کیا ہے ٹوٹ پھوٹ کا سپرم کا جو ٹائم ہے وہ جلدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور اس سے بھی ایب نارمیلٹی ہو سکتی ہے. تو آپ اس لیول پہ دیکھیں, سپلیمنٹ دیں, انہیں لائف سٹائل کا بتائیں اور مسز کو بھی دیں جس میں فولک ایسڈ ہے, وائٹامن ڈی ہے, اور اس کے ساتھ انہیں کیئر دیں. اور اگر جو ڈیفینیٹلی ان کا کاز ہے اس کو ٹریٹ کر کے انہیں ایک پلانڈ پریگننسی انہیں ایڈوائز کریں, وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ لمٹ نہیں ہے آپ کو 3 months لگتے ہیں. ہاں اگر 35 سے اوپر جا رہی ہیں تو پھر آپ نے ہر چیز کو جلدی کرنا ہے. صحیح ہے. اچھا, لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کسی خاتون کو کلاٹنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ کلاٹنگ کے لیے ایک بڑی سمپل سی میڈیسن, آپ بھی ایسپرین آپ نے نام سنا ہے, ڈسپرین, بیبی ڈسپرین آپ کہتے ہیں, وہ 75 ملی گرام کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ وہ اسٹارٹ کروائیں اور کچھ انجیکشنز ہوتے ہیں جیسے کلیکسن ہے انجیکشن, بلڈ تھیننگ ایجنٹ ہے, پہلے آپ نے کنفرم کرنا ہے کہ یہ کلاٹنگ کا ایشو ہے, اور جب وہ ہے تو آپ نے یہ اسٹارٹ کراتے نہیں ہے تو بہت چانسز ہے, 70% چانسز ہیں کہ وہ پھر, لیکن تھوڑا سا پینفل ہوتا ہے, پیشنٹ کو انجیکشن لگانے پڑتے ہیں تھرو آؤٹ دا پریگننسی, بٹ بہت سارے کیسز ہیں وہ لگاتے ہیں. یہ نارمل ہوتا ہے ڈیورنگ پریگننسی آپ کو کلاٹنگ ہو رہی ہے, یا یہ ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ پھر ہمیں تھوڑا مانیٹر کرنا پڑتا ہے کہ بہت زیادہ تھن نہ ہو جائے بلڈ, بس اس کو آپ نے دیکھنا ہے. ادروائز آپ کے کلاٹنگ کے لیے سم ہاؤ ہم آپ ویٹ کو دیکھ کے ڈوز ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اس سے بڑے اچھے ریزلٹس آتے ہیں. تو کلاٹنگ کا یہ, اسے ہم نا APLS بولتے ہیں, اینٹی فاسفولیپڈ سنڈروم. تو اس کا بڑا علاج پاسبل ہے, اور بات یہ ہے کہ پہلے کر لیا جائے. جب پریگننسیز ہو جاتی ہیں وہ پھر آپ 10 ویک پہ سٹارٹ کرو گے, لیٹ کرتے جاؤ گے. جیسے میرے پاس ابھی 2 ایگزامپل ہیں, ایک پیشنٹ آئی ہے ایگزیکٹ ٹائم پہ آ گئی تو اب ماشاءاللہ ان کی پریگننسی 16 ویک پہ جا رہی ہے. اب ایک پیشنٹ آئی ہیں وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی, ان کے تھائرائڈ کا ایشو تھا. اب ہم نے تھائرائڈ کنٹرول کرنے کے لیے دیں, بٹ اس ٹائم تک ان کے 7-8 ویکس ہو چکے تھے. بٹ ویری سیڈ کہ وہ مس کیریج ہو چکا ہے ان کا. بٹ آئی سیڈ کہ آپ کا ڈائگنوز ہو گیا تو بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم اس سے مینیج کر کے آپ کا ہیلدی بیبی ہو, اور وہ بھی سیٹسفائڈ ہیں کہ تھینک گاڈ اتنے عرصے بعد میرا ڈائگنوز تو ہوا. تو اسی لیے جو بیبی جو ہم مس کیریج کرتے ہیں, جو بیبی کے ٹیشوز ہوتے ہیں, اس سے بھی آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بیبی میں جو ٹیشوز ہیں ان میں کوئی ایب نارمیلٹی ہے تو وہ پھر ہسبینڈ وائف کے ٹیسٹ کرتے ہیں کروموسومل, ان میں کوئی پرابلم ہو تو پھر ہم ڈائریکٹ پی جی ٹی. بہت سے ایسے بھی کیسز میں دیکھے ڈاکٹر ثنا کہ جن کو ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے وہ تھائرائڈ کا پرابلم ہو جاتا ہے نا, بالکل جیسے کہ شوگر کا پرابلم ہو جاتا ہے نا, ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. بہت امپورٹنٹ یاد کروایا, بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے مس کیریج کے لیے. صحیح ہے. اوور آل آپ کی شوگر سے بچے کے میں ایب نارمیلٹیز بھی آ سکتی ہیں, سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ایون 9th month میں بھی آپ کی شوگر ہے, ٹرم پر آپ ویٹ کر رہے ہیں لیبر پین کا, اور نیوز آ سکتی ہے کہ بیبی پیٹ میں فوت ہو چکا ہے, کہ آپ کے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو اس لیے ان ڈیٹیل میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ ریکرنٹ مس کیریجز ہوتے کیوں ہیں, اس کا علاج ممکن ہے, اور کیا کیا چیزوں کی احتیاط آپ نے کرنی ہے. ڈاکٹر ثنا ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر ثنا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اور اس کے اوپر بات کی ہے, ہمارے دیکھنے والوں کو, آڈینس کو بتایا ان ڈیٹیل میں. بریک لیتے ہیں.